इंडिजिनस प्रोडक्शन नारकोटिक्स का है नहीं, तो बड़े पेडलर्स पे हमारा जनरली एम रहता है उनको पकड़ने का। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो जनरली जो सप्लाई है नारकोटिक्स वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेट है नारकोटिक्स का मार्केट में वो इंक्रीज़ होते जाता है। जब वो इंक्रीज़ हो जाता है तो एम यही हमारा रहता है कि उसको इंक्रीज़ करने का, क्योंकि फिर जो हमारे फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो इस फील्ड में जो बड़े प्लेयर्स हैं वही जनरली उसको ख़रीद सकते हैं और आगे बेच सकते हैं। तो डेफिनेटली लास्ट 3 महीने में आपको भी अपने सोर्सेज से भी पता लगेगा कि नारकोटिक्स का रेट अक्टूबर में क्या था और आज जनवरी में क्या है। तो हम आपको ये बताएं कि ये एक्शन हुआ है और उसके बाद इतनी रिकवरीज़ हैं और उससे ये इम्पैक्ट हुआ है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि एक एम्पेरिकल डेटा जिससे ये प्रूव भी हो सके कि कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो सिर्फ इस चीज़ का है कि आज हेरोइन का रेट क्या चल रहा है। तो राइट अराउंड एज ऑन टुडे अराउंड 2-2.5 हज़ार पर ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए, जो अक्टूबर के आसपास में था, अभी अराउंड 8-9 थाउजेंड के आसपास उसका ओपन मार्केट में, जो ओपन मार्केट भी नहीं कह सकते, बेसिकली जो ग्रे मार्केट है जहाँ ये इसकी बिक्री होती है, वहाँ ये रेट चल रहा है। तो सप्लाई पे काम करने से फ़ायदा हमें ये हुआ है कि पेडलर्स हमारे पास आए हैं, रिकवरीज हुई हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट है वो इसका ये है कि क्योंकि रेट बढ़ गया, इसलिए जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं जनरली वो अभी उनके लिए नारकोटिक्स खरीदना, खासकर हेरोइन खरीदना इतना ईजी नहीं है। सर और एक क्वेश्चन है इसमें कि बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं, अब्यूजर्स जो पैडलर्स होते हैं, ज़्यादातर किन एज की होते हैं सर? कौन से एज की एग्जैक्टली ज़्यादातर? बेसिकली मैम हमने ये देखा है कि अडोलेसेंट्स में ड्रग यूसेज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, शायद इसी वजह से कि उनका पीयर ग्रुप यूज़ कर रहा है या फिर उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलता है अपने एल्डर्स से, सीनियर्स से, जो भी हैं। लेकिन आज भी जो हमारा मेन जो टारगेट ग्रुप है दैट विल रिमेन फ्रॉम 18-19 ईयर्स टू 40-42 ईयर्स के आसपास का हमारा मेन ग्रुप रहता है। इसके अंदर ऑब्वियसली जो लेट 20s का, अर्ली 20s लेट 20s का जो हमारा ग्रुप है वो मैक्सिमाइज, अगर हम किसी ग्रुप को देखें तो मैक्सिमाइज यूसेज, जो मैक्सिमाइज यूसेज है वो इसी ग्रुप का है। सर यू कैन सर फिर आप हमारे करीब में जब बात डिस्कस किया था कि जो मेन सप्लाई चेन जो है बाहर से जो आता है वो हालांकि देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो बहुत मुश्किल भी है, पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल वाला काम है, लेकिन सर कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया जा सकता, मतलब कि कोई अथॉरिटीज से इन्वॉल्व करते हुए कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म जिससे मतलब और कम किया जा सके सप्लाई? इसमें डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट पुलिसेस के साथ, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो भी हायरार्की में उनके साथ हमारा टच रहता है हर एक लेवल पे। नारकोटिक्स डिटेक्शन एक इंटेलिजेंस एक्सरसाइज ही है। देखिए प्रोडक्शन पे रोक हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कुछ कैंप्स हैं, इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती है, हमारा कंट्रोल उस पर है, और अगर नहीं है तो हमें करना चाहिए। जिन जिन स्टेट्स में हो रहा है और वहाँ से आ रहा है और अगर उनका उतना कंट्रोल नहीं है तो करना चाहिए, और वो अपने अपने लेवल पे ट्राई करते हैं। बट ये समझने की बात है कि काफ़ी प्रोडक्शन, एटलीस्ट जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हेरोइन है, तो हेरोइन का काफ़ी प्रोडक्शन अक्रॉस बॉर्डर भी होता है, ये सभी को पता है। तो अब आप बॉर्डर एरिया जानते हैं कितना पोरस है, तो वहाँ से वहाँ प्रोडक्शन रोकना ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वहाँ से जो सप्लाई आ रही है उसके लिए जितना हम इंटेलिजेंस जनरेट कर सकते हैं उतना करते हैं, और उसी पे सक्सेसेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली वी आर फार बेटर ऑफ देन वी वर सम ईयर्स बैक, बट प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है और हमारा डिटेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इंटेलिजेंस हमारा इम्प्रूव हुआ है। तो इट्स एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आज या कल में नारकोटिक्स की सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, बट हम जितना ट्राई कर सकते हैं उसको जितना जल्दी डिटेक्ट कर सकें उतना ज़्यादा हम ट्राई करते हैं। सर और एक क्वेश्चन था, पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था जी आपके साथ इसी बारे में कि अगर हम स्ट्रिक्टली रोक दें, अगर पुलिस डिपार्टमेंट रोक लगा दें, उसके बाद आपने कहा था कि मार्केट चेंज हो जाता है, हब चेंज हो जी जी जाता है, तो इस तरह के हब जो चेंजेस आए हैं, जी जैसे कि अगर पहले बंदरदेवा था जी। तो कोई और जगह बन जाता है, तो अभी फिलहाल कौन सा हब है? देखिए बंदरदेवा एज एन एरिया
हमेशा ही एक हब रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसे बफर एरिया में है जो अरुणाचल असम बाउंड्री पे लगता है और वहाँ का एक्सेस बहुत ज़्यादा इजी है, तो वो अभी भी एक हब है। ईटानगर के कुछ पॉकेट्स थे जहाँ पे बड़ी तादाद में नारकोटिक्स मिलने की खबर आ रही थी, चाहे वो विवेक विहार हो या नीति विहार की साइड हो, तो उस पे बड़े मात्रा में नारकोटिक्स मिलने की अब खबर नहीं आती है। तो हमारा ये मानना है कि थोड़ा बहुत मार्केट टूवर्ड्स नाहरलगन से निर्जुली उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मोर टूवर्ड्स द बाउंड्री। एक नया हब जो होलोंगी की साइड भी, क्योंकि वो सीधा जाता है गोपुर की साइड, तो वहाँ पे भी एक पुराना एक हब है, मोस्टली नारकोटिक्स एंड स्टोलन व्हीकल्स का एक नेक्सस है जो वहाँ पे रहता है, तो एक हब वहाँ पे डेवलप हो रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन था सर, वो डार्क प्लेसेस के बारे में सर हमने बात किया था, जी आपकी तरफ से कुछ गवर्नमेंट को कुछ संदेश दिया गया है? डेफिनेटली मैम, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सेक्रेटेरिएट में भी इसको लेके काफ़ी बातें हुई हैं, और आई थिंक अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो स्ट्रेचेस ऑफ लाइट होने शुरू हुए हैं। खासकर मेरे को एनएच से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे कि कई सारे एरियाज़ लाइटेड नहीं थे, तो अभी हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा चिंपू का एक लोकल चेक गेट है, एटलीस्ट वहाँ तक लाइटिंग होनी शुरू हो गई है। उसके आगे भी थोड़ा थोड़ा अभी शुरू हो रहा है। आईजी पार्क में भी कुछ एरियाज़ थे जिसमें हमें इश्यूज़ थे कि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। आई थिंक 3 उसमें से हमने शायद 7 या 8 एरियाज़ पॉइंट आउट किए थे, 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें लाइटिंग अब लग गई है। होपफुली अगले 3-4 महीने में बाकी एरियाज़ भी कवर करेंगे। सर काफ़ी सारे सोशल इश्यूज है जो ड्रग अब्यूज को लेके, जैसे फैमिली हो रही, सब तो आप रियल टॉक में डिस्कशन सुना था, फैमिली इश्यूज रह जाता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो पुलिस एज अ पुलिस जब आप लोग डील करते हैं कोई ड्रग अब्यूज जो पर्सन है, तो ऐसा कोई प्रेशर जो मतलब कि हायर जो ऊपर से कहीं आप लोगों को कुछ ऐसा प्रेशर आता है कि इस केस को थोड़ा कम किया जाए या फिर इसको थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया जाए, ऐसा कोई प्रेशर ऐसा आता है आप लोगों को? नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट फैमिलीज़ ही हमें बोलती हैं कई बारी, जब हम यूज़र्स को भी लेके आते हैं तो फैमिलीज़ ही कई बार बोलती हैं कि काफ़ी परेशान है वो इस आदत से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट अ चीप एक्टिविटी, आपको काफ़ी पैसा चाहिए आपको, क्योंकि रेगुलर लत लग जाती है तो लेने के लिए कई बार फैमिलीज़ ही बल्कि ये बोलती हैं कि आप जितना हो सके इनको अंदर रखें। बट ऑब्वियसली उनको लीगैलिटी का इतना पता नहीं होता, तो हम खुद उनको लीगैलिटी हमें समझानी पड़ती है कि इतना टाइम है जब अब इनको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं और इंटरगेट कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वांटम ऑफ देयर क्राइम उनको जो लीगल एक्शन है वो लेना पड़ेगा। तो हायरार्की से तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट फैमिली वाले ही हमें ज़्यादा ये कहते हैं कि इनको ज़्यादा टाइम तक हम लोग जितना ज़्यादा कस्टडी में रख सकें रखें। पेडलर्स के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग जितना ट्राई कर सकते करते हैं, बट यूज़र्स के लिए हम जनरली ट्राई करते हैं कि काउंसलिंग पे ज़्यादा जाएं, उनकी फैमिली को गाइड कर सकें कि रिहैब एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं जहाँ पे वो अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, और वो भी इतना कॉस्टली ना हो। कई लोग रिहैब में इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वो भी काफ़ी कॉस्टली रहता है, और लोगों को लगता है एक बार रिहैब के से आने के बाद फिर से रिलैप्स कर जाएगा, तो जनरली हम उनको प्रमोट करते हैं कि ऐसे रिहैब में जाए जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और जो इतना कॉस्टली ना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर इस पर और एक क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसे जैसे कि जो पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से जो भी विक्टिम्स होते हैं या अब्यूज होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उन लोगों का नाम भी आता है, उसके बाद उन लोगों का फोटोज भी आता है, लेकिन कभी भी बड़े जितने भी अभी बड़ी आज यहाँ एमएलएस हैं, जितने भी उन लोगों के बच्चे हो या ना हो, लेकिन जिन्हें पता है पर्सनली कि इनका बच्चा भी इस तरह की चीज़ों में है, उसके बावजूद उनका नाम कभी भी पुलिस के सामने नहीं आता है या फिर मीडिया में नहीं आता है, तो इस तरह की ब्लेमिंग्स लगते हैं, तो सर उस पर आप क्या? देखिए, जो हमें मैं फिर से कह रहा हूँ, दो चीज़ों में डिवाइड हम करते हैं, पेडलर्स और यूज़र्स में। यूज़र्स तो जितने भी हैं हम जनरली ट्राई करते हैं किसी का भी नाम ना देने का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शुरू में ही एक सोशल स्टिग्मा उनके साथ लग जाए कि इन सब नेफेरियस एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे, चाहे खुद की मर्ज़ी से या ना हो। वी ऑलवेज गिव देम अ चांस। जहाँ तक पेडलर्स की बात है, तो आई डू नॉट थिंक कि पेडलर्स में कोई भी हमने पेडलर पकड़ा हो और उसका नाम ना आया हो।
किससे वो कनेक्टेड है या नहीं है हमें भी, बल्कि वो बहुत बाद में ही पता चलता है इंटरोगेशन में, और नाम तो वो पहले निकल जाते हैं। तो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि हम किसी पेडलर को पकड़ें जिसके पास रिकवरी हो और उसका नाम बाहर ना आए। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी एज सच।